डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके हवाले से हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका फिजिक्स में क्या इस्तेमाल हो सकता है और इसका सबसे बढ़कर फिजिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, फिजिक्स के अंदर इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैट जीपीटी है, उसका लिंक डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको जस्ट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जस्ट आप गूगल आईडी का यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपसे जस्ट छोटा-सा काम है कि आपसे मोबाइल नंबर माँगा जाएगा। वो मोबाइल नंबर आप देंगे और उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप पेस्ट करेंगे, आपका लॉगिन बन जाएगा। उसके बाद जब भी आप उस गूगल आईडी से लॉगिन करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि चैट जीपीटी जो है, असल में ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो इससे पहले जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, ज़्यादातर जो हम लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें ह्यूमंस जो हैं उन्होंने गाइड करना है कंप्यूटर को थ्रू सम मैथमेटिकल टूल्स कि उसने क्या करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इस लिहाज से डिफरेंट है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है और इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। इसमें कंप्यूटर तकरीबन उसी तरह ही चीज़ों को सीखता है जिस तरह से ह्यूमन सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर को हम ये बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद उस जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको ट्रेन किया जाता है कंप्यूटर को उन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम उससे डिमांड कर रहे होते हैं। और उस ट्रेनिंग से कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करता है। ये जो चैट जीपीटी है, इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत ही अच्छा है लैंग्वेज को समझने के बारे में। आप इंग्लिश में इससे जो भी बात करोगे, चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी बात हो, ये उसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप इसे क्या कह रहे हो। अब हम आते हैं फिज़िक्स के ऊपर कि फिज़िक्स के हवाले से ये कितना अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को। तो फिज़िक्स के हवाले से कोई भी टॉपिक ले लें, चाहे वो 9th-10th का हो, चाहे वो पीएचडी लेवल का हो, चैट जीपीटी के उसके ऊपर काफ़ी हद तक दस्तरस रखता है। और इसकी जो एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, वो इक्वल है लोअर लेवल पे भी और हायर लेवल पे भी, यानी कि काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। लेकिन मैंने जो टॉपिक पिक किया है वो ऐसा है जो सभी लोगों की समझ में आ जाए, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले न्यूटन लॉज़ के बारे में मैंने इससे कुछ चीज़ें पूछी। मेरा पहला क्वेश्चन था कि किसी चीज़ को मैं पुश करता हूँ और वो पुश करने के बाद वो एक दफ़ा मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाती है। तो क्या न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ की ये वायलेशन नहीं है? मैंने ये क्वेश्चन इसके सामने पुट किया है, तो इसने मुझे बहुत ही अच्छा आंसर दिया है कि नहीं, ये अपने आप नहीं रुकी। यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं और एयर की ड्रैग फोर्स है जिसने इसको रोका है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती तो ये नहीं रुकती। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से एग्री कर रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे मैं इस आंसर के इसको फुल नंबर दूंगा। दूसरी चीज़ मैंने इससे ये पूछी है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी का इंजन लगातार फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन गाड़ी तो एक्सेलरेट नहीं हो रही होती। वो तो अगर आप इंजन से बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगवा रहे हो, तो वो तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ वायलेट नहीं हो रहा कि इंजन फोर्स लगा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने फोर्स को एक्सेलरेशन से रिलेट करना है, तो हमने नेट फोर्स को यूज़ करना है। और यहाँ पे इसने बताया है कि जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एयर की ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं, वो भी गाड़ी के ऊपर लग रही हैं और हमने जब एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करना है, तो हमने इंजन की फोर्स में से बाकी फोर्सेस को माइनस करना है और इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यानी बहुत अच्छा आंसर है। थर्ड थिंग जो मैंने इससे पूछी है, और न्यूटन थर्ड लॉ के रिलेटेड आप इससे कोई भी चीज़ पूछ लें, ये नॉर्मली बहुत अच्छा आंसर करता है। और मसलन मैंने इससे पूछा है कि ये कार जो है वो ट्रक से टकरा रही है, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी? अब मोस्टली जितने भी लोगों से मैंने ये क्वेश्चन किया है, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है कि ट्रक जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा कार पे। लेकिन यहाँ पे इसको फुल नंबर्स आते हैं। इसने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं एक-दूसरे पे। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों फोर्सेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। अब मैं थोड़ी-सी वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जहाँ पे ये उलझने लग जाता है। तो मैंने इससे एक ये चीज़ पूछी, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के बारे में मैं इससे डिस्कस कर रहा था। तो मैंने इससे ये पूछा कि अगर मैं एक्शन और रिएक्शन को बदल दूँ, मसलन इसने मुझे बताया कि हॉर्स जो है वो कार्ट पे एक्शन अप्लाई कर रहा है और कार्ट हॉर्स पे रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। मैंने इसे यहाँ से पूछा कि अगर मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, कार्ट हॉर्स पे एक्शन अप्लाई कर रहा है और हॉर्स जो है वो कार्ट पे रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ऐसा हो सकता है और यहाँ पे जो है इसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, कि हम इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर को चेंज कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि कार्ट जो है वो हॉर्स पे एक्शन अप्लाई कर रहा है, हॉर्स कार्ट के ऊपर रिएक्शन अप्लाई कर रहा है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है।
और ये जो प्रॉब्लम है ये सम हो, वैसे पाकिस्तान में बहुत सारे खुलासों वालों ने ये एमसीक्यू बनाया हुआ है, तो उन्होंने भी इसको अच्छे तरीके से नहीं समझा, लेकिन यहाँ तक ये अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ रहे हैं। जब मैंने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझे ये बताओ कि एक्शन और रिएक्शन की चॉइस तो यूनिक होती है, तो आप कैसे कह रहे हो कि अपनी मर्जी से चेक कर लें? अब मैंने जो ये कमेंट किया है यहाँ पे, ये कमेंट गलत है और मैं ये अज्यूम कर रहा था कि ये मुझे बताएगा कि आपका कमेंट गलत है। लेकिन इसने क्या किया, इसने उसको फ़ौरन मान लिया और इसने कहा कि हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, कोई चॉइस और एक्शन की चॉइस यूनिक होती है, हालाँकि यूनिक नहीं होती। लेकिन यहाँ तक भी अगर मैं डिस्कस करूँ इसकी एबिलिटी को, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे किसी हद तक प्रोग्रामिंग का ताल्लुक है। और प्रोग्रामिंग ऐसे है कि जिसने इसको डिज़ाइन किया है, उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिले, उसका ज़्यादा बड़ा मकसद ये है कि आप इससे मुतमिन रहें। तो वो किसी आर्गुमेंट में नहीं जाता। जनरली अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी चीज़ डिस्कस करो, वो आप कोई गलत बात करो, तो वो आपको डिनाई नहीं करता और ये आपको जो है ना, वो कहता है कि आप ठीक हो। लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट कमेंट्स किए, मैंने कहा कि आपको ऐसे नहीं मुझे जवाब देना चाहिए था और ये तरीका गलत है, आपको मुझे बताना चाहिए था कि मेरा जवाब गलत है। तो उसके बाद इसने जो है वो मुझसे आर्ग्यू करना शुरू कर दिया और जहाँ पे मैंने गलत बात की, फिर इसने मुझे बताया कि आप ये गलत बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये मेरी साइकी समझ रहा था कि मैं कैसे खुश होता हूँ। तो जैसे मैं खुश होऊँगा, ये वैसे ही मुझे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, जो कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग में शायद शामिल है। जब मैंने इससे ये पूछा कि मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, तो मेरे ऊपर ज़मीन नीचे की तरफ फ़ोर्स लगा रही है, तो मैं फिर भी नहीं गिर रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसने यहाँ पे बड़ा ब्लंडर किया है। इसने यहाँ पे ये कहा कि मेरे ऊपर 2 फ़ोर्सेस लग रही हैं, एक चेयर फ़ोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ और एक ज़मीन फ़ोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। इसके मुताबिक ये दोनों एक्शन और रिएक्शन की फ़ोर्सेस हैं। और मैंने इसको बाद में पूछा भी कि ये तुम न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेट कर रहे हो, ये मेरे ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन कह रहे हो? तो इसने यही कहा, हाँ जी, कि ये दोनों फोर्सेस मेरे ऊपर जो लग रही हैं, ये एक्शन और रिएक्शन की ही फोर्सेस हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं और कभी भी इस तरह कैंसिल आउट नहीं होते जिस तरह से ये कैंसिल आउट करते हुए बता रहे हैं मुझे। और एक्चुअल में ये है कि अगर इस तरह से एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट होने लगते, तो फिर तो दुनिया के तमाम एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट हो जाते और फोर्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे और ये जो है वो इनका आपस में कैंसल आउट होने का कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद मैंने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैंने इससे पूछा कि ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? तो यहाँ पे भी इसने थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी। इसने कहा कि हाँ जी, इनर्शियल फ्रेम है, न्यूटन के लॉज़ उस ऑब्जेक्ट पे लगेंगे जो ट्रेन की डायरेक्शन में मूव करे। और कहता है कि उस सब्जेक्ट पे न्यूटन के लॉज नहीं लगेंगे जो उसके साथ 90 डिग्री पे मूव कर रहा होगा। तो ये बात गलत है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे। जब एक फ्रेम इनर्शियल होता है और कोई फ्रेम जो है यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम है, तो उसके अंदर न्यूटन के लॉज तमाम डायरेक्शन में वैलिड होते हैं, ना ये कि सिर्फ उस डायरेक्शन के अलोंग जिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो रही है। तो यहाँ पे इसने मुझे गलत आंसर दिया। उसके बाद मैंने इसको कलर कोडिंग के हवाले से एक प्रॉब्लम बताई है कि ये कलर्स हैं रजिस्टर के ऊपर, तो अब आप बताओ कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से उसको कैलकुलेट करके बताया और ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात हुई है, वो ये है कि मैंने कूलम्स लॉ के हवाले से इसको एक प्रॉब्लम दिया है और इसने बड़े अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया है। उस डेटा को जो है वो पहले लिखा है, उसको जो यूनिट्स थे उसको एसआई में कन्वर्ट किया, फार्मूला लगाया है, वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक कर लिया। लेकिन आगे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जब आमतौर पे फार्मूला बन जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कभी भी गलती नहीं करते, लेकिन इसने आगे वैल्यू गलत कैलकुलेट की है और 45 न्यूटन वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन इसने वैल्यू बहुत ही कम बताई। और उसके बाद जब मैंने इसको 2-3 दफ़ा एहसास दिलाया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर इसको समझाने से वैसे ये समझता है, बात को समझता है कि मैंने इसको बताया कि इतने को कैलकुलेट करो, इसने छोटे पोर्शन को कैलकुलेट किया। फिर मैंने कहा कि 0.06 से एक दफ़ा डिवाइड करो, इसने डिवाइड किया। फिर मैंने कहा दोबारा डिवाइड करो, फिर इसने डिवाइड किया। अब इसको समझ आ रहा है कि मैं इसको क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो बाद में उसने अपनी गलती को माना है और उसने बताया है कि आंसर जो है वो 45 न्यूटन ही आता है। तो यहाँ तक ये चीज़ है। उसके बाद मैंने इससे कुछ रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम्स के हवाले से डिस्कस किया है और मैंने इससे पूछा कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो इसने यहाँ पे भी ब्लंडर किया कि इसने जो है उनकी रिलेटिव स्पीड को 0 कर दिया। हालाँकि आप कोई भी फार्मूला यूज़ करो, जो एक्चुअल आंसर है वो 200 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। बाद में मैंने थोड़ा-सा इससे आर्ग्यू किया, तो इसने आंसर को चेंज करके 200 कर दिया।
और उसके बाद मैंने 1-2 और प्रॉब्लम्स पुट किए तो वहाँ पे ये रिलेटिव मोशन के हवाले से फिर ठीक कैलकुलेशन कर रहा था। तो मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ये हमसे चीज़ें सीख भी रहा होता है, हम इसको अगर बताते हैं तो ये अंडरस्टैंड कर रहा होता है, समझ रहा होता है, हमें बता रहा होता है। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी मुझे लगी है, वो ये है कि हायर लेवल पे बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें बताता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल वही है, लोअर लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी। लेकिन ह्यूमन्स जो है नॉर्मली एफएससी लेवल पे बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे होते हैं। जब हम वही चले जाते हैं हायर लेवल के ऊपर तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी कम रह जाती है और हम इसे जस्ट टू द पॉइंट चीज़ें पूछ रहे होते हैं, वो ये बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। मिसाल के तौर पे मैंने इससे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही अच्छा आंसर है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने इससे पूछा है कि ये बताओ कि फ़ोनान क्या होते हैं? बहुत अच्छा आंसर बताया है, फ़ोनान को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। फिर मैंने उससे इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप का इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और उसको बच्चे बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी दूर करता चलूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी जो है इससे आप अपना थीसिस कर सकते हो और चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो, प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा और आपका थीसिस जो है वो फ़ौरन से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो याद रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर आ गया है डिटेक्ट जीपीटी, जो ये डिटेक्ट करता है कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ तो नहीं किया। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप थीसिस कर लेंगे, तो वो यकीन माने पकड़ा जाएगा और ये आपके लिए नुकसान का बायस होगा। तो मोस्टली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के हवाले से देखें, तो बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। वहाँ पे जाके ही फँसता है जहाँ पे आम तौर पे हमारे माशरे में टीचर्स भी फँसना शुरू हो जाते हैं, उस लेवल पे जाके कहीं न कहीं गलती करता है। अगर टीचर्स के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप इससे जो है वो कोई भी चीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई टेस्ट बनाना है, आप चैट जीपीटी को यूज़ करके टेस्ट बना सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा अगर आप इससे 20 क्वेश्चन बनाएँगे, 10 ये बहुत अच्छे बनाएगा, 10 हल्के बनाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप वो जो हल्के क्वेश्चन्स हैं वो साइड पे कर दें, अच्छे वाले जो हैं वो आप यूज़ कर लें। तो ऑल इन ऑल ये गेन वाली पोज़ीशन है आपके लिए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट इसके बारे में जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।